आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंपटीशन लॉ। यहाँ पे सिर्फ 15 केसेस दिए हुए हैं और वो 15 केसेस भी बहुत सिंपल हैं, तो फटाफट से ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। केस नंबर 1 है यहाँ पे मेरू ट्रेवल सॉल्यूशन वर्सेस उबर इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, जो मेरू ट्रेवल्स है वो केस करते हैं उबर इंडिया पे। केस में उनका ये कहना होता है कि जो उबर इंडिया है वो लोगों को फ्री राइड्स दे रहे हैं, वो लोगों को बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये सब अकॉर्डिंग टू मेरू ट्रेवल्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। उनका कहना है कि उबर अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं। जब भी हम कंपटीशन लॉ पढ़ते हैं तो कंपटीशन लॉ में मेनली हम क्या देखते हैं कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अगर किसी पर्सन ने किया है तो वो वॉइड होता है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। कंपटीशन लॉ में हम दूसरी चीज देखते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कि अगर डोमिनेंट पोजीशन है तो वो चलेगा, लेकिन अगर आप उसका अब्यूज कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। और तीसरा हम वहां पे बात करते हैं कंपटीशन की। यही मेन 3 चीजें हैं जो कंपटीशन एक्ट में बात होती है। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात है। सिंपल सा केस है, मेरू ट्रेवल ने उबर इंडिया पे केस फाइल किया है कि उबर इंडिया बहुत कम प्राइसेस पे लोगों को अपने टैक्सी सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। जब सीसीआई के पास ये केस गया तो सीसीआई ने सबसे पहले तो ये देखा कि डोमिनेंट पोजीशन है भी या नहीं। तो अगर हम बात करें कि डोमिनेंट पोजीशन है, सीसीआई ने ये देखा कि उबर इंडिया की पहली बात तो डोमिनेंट पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर इस इंडस्ट्री में है। सीसीआई ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ उबर ही मार्केट में नहीं है, बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटर भी इस मार्केट में है जो काम कर रहे हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो कि उबर इंडिया की डोमिनेंट पोजीशन ही नहीं है, और जब डोमिनेंट पोजीशन ही नहीं है तो उसका अब्यूज कैसे होगा। तो यहाँ पे डिसीजन आया कि उबर इंडिया की क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन नहीं है इसलिए अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन इस केस में नहीं हुआ है। केस नंबर 2 हुआ था रिलेटेड टू गूगल और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन एक्ट 2002 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन एंड टेलीविजन डिवाइसेस प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल ऐप प्ले स्टोर restriction on OEMs not to manufacture other fold Android devices whether abuse of dominance held yes। यहाँ पे ये बात हुई कि जब भी हम कोई स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, हम कोई स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि गूगल के जो ऐप हैं वो वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। इनका ये कहना था कि गूगल का डोमिनेंस है और वो उसको क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीसीआई ने देखा कि गूगल का डोमिनेंस तो कहीं ना कहीं है। जब सीसीआई ने इसको देखा तो सीसीआई को प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो जब भी सीसीआई को ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कुछ गलत हुआ है, तो वहां पे फिर सीसीआई क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है। तो इस केस में भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। यहाँ पर डिसीजन में क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन बाय डीजी ऑर्डर्ड। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3 सीपी सेल। सीसीआई का यहाँ पे डिसीजन था कंपटीशन एक्ट 2002 सेक्शन 3 बिड रिगिंग। यहाँ पे बात हुई है बिड रिगिंग की। बिड रिगिंग करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 बिड्स ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू वेदर कार्टेलाइजेशन स्टैब्लिश हेल्ड नो। यहाँ पे क्या होता है कि बिड होती है, उस बिड में 2 लोग ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल वैल्यू सेम वैल्यू की बिड लेके आते हैं। तो यहाँ पे उनका कहना होता है कि इन्होंने तो कार्टेल बनाया है, कार्टेल स्टैब्लिश किया है, इन्होंने बिड रिगिंग की, क्योंकि जो वैल्यू की बिड लेके आए हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे सीसीआई ने ये बताया कि 2 लोगों का सेम वैल्यू लेके आना इज नॉट बिड रिगिंग। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने वहां पे कार्टेल बनाया होगा। हमें वहां पे अदर एविडेंसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, बाकी सारे फैक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। अगर उससे ये प्रूव होता है कि उन्होंने बिड रिगिंग की है तो फिर वहां पे क्या होगा, बिड रिगिंग मानेंगे, अदरवाइज नहीं। इस केस में बोला गया कि आइडेंटिकल वैल्यू की बिड लेके आना उसको हम बिड रिगिंग और कार्टेलाइजेशन नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4 प्रोफेशनल बेसबॉल सॉफ्टबॉल क्लब। सीसीआई का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे अगेन बात हुई है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की। यहाँ पे क्या होता है, जो अमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने टूर्नामेंट कंडक्ट किया, लेकिन उनका ये कहना होता है कि इस टूर्नामेंट में जो भी अनरिकॉग्नाइज बॉडीज हैं और जो स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं वो इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो यहाँ पे सॉफ्टबॉल क्लब है उन्होंने केस फाइल किया। उनका ये कहना था कि ये जो बेसबॉल फेडरेशन है इनका डोमिनेंस है और इस डोमिनेंस को ये अब्यूज कर रहे हैं और हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं टूर्नामेंट में। सीसीआई के पास अभी केस गया तो सीसीआई ने देखा कि कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी यहाँ पे गलत दिख रहा है, डोमिनेंस दिख रहा है, तो वहां पे सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, समीर अग्रवाल, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिस द एलिगेशन ऑफ कार्टेलाइजेशन एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बाय कैब एग्रीगेटर ओला एंड उबर एंड एनालाइज द प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट एज वेल एज 2009 रेगुलेशन एंड सेटल द अनसेटल्ड हु कैन अप्रोच द सीसीआई। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सीसीआई को कौन अप्रोच कर सकता है, सीसीआई के पास केस लेके कौन जा सकता है। तो कंपटीशन एक्ट में सीसीआई के पास केस लेके कोई भी पर्सन जा सकता है, एनी पर्सन। कंपटीशन एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वर्ड एनी पर्सन। अगर कोई भी पर्सन है जिसको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी अब्यूज कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन का, एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप इंफॉर्मेशन लेके सीसीआई के पास जा सकते हो। तो हु कैन अप्रोच द सीसीआई, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जो सीसीआई को अप्रोच कर सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये कंपनी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रही है। ये वाला पैराग्राफ हम देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द सीसीआई, कोई भी पर्सन सीसीआई को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, विच में देन एक्ट अपॉन इट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। In this regard, the definition of person in section 2J of the Act set out here and above is an inclusive one and is extremely wide, including individuals of all kind and every artificial judicial person। तो सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि who can approach the CCI, any person, और any person में कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी कवर होंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 6, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पे केस था और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन था। यहाँ पे एक पर्सन थे, पर्सन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और उनकी एज मोर देन 30 इयर्स थी और उनको लीगल एजुकेशन परस्यू करना था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है और उनको लीगल एजुकेशन परस्यू करनी है तो वो 30 इयर्स के बाद नहीं कर सकते। उन्होंने वहां पे एज रेस्ट्रिक्शन कर दिया फॉर परस्यूइंग लीगल एजुकेशन। जिस पर्सन को लीगल एजुकेशन परस्यू करनी थी उन्होंने बीसीआई के अगेंस्ट में सीसीआई के पास केस फाइल किया। यहाँ पे केस उन्होंने ये फाइल किया कि जो नए एंट्रेंट्स मार्केट में आना चाहते हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। जब ये केस सीसीआई के पास गया, सीसीआई ने बोला कि जब हम केस फाइल करते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट में तो वो हम कर सकते हैं इंटरप्राइज के अगेंस्ट में। अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज नॉट एन एंटरप्राइज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंटरप्राइज नहीं है, और क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज नॉट एन एंटरप्राइज इसलिए आप कॉम्पिटिशन एक्ट में नहीं आ सकते उनके अगेंस्ट में केस लेके। नेक्स्ट केस है केस नंबर 7, कार्टेलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बियरिंग, सीसीआई का यहाँ पे डिसीजन था। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस हुआ था, कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने कार्टेलाइजेशन किया था और जब आप कार्टेलाइजेशन करते हो तो ये अलाउड नहीं है कॉम्पिटिशन एक्ट में, तो यहाँ पे इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई थी। बस इतना सा केस है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 8, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एयर टिकट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसकी बात हुई है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है एक मेमोरेंडम इशू करता है और उस मेमोरेंडम में ये लिख देते हैं कि जब भी आप कोई एयर टिकट्स बुक करेंगे, जब भी आप कोई ट्रेवल करेंगे तो वो कुछ पर्टिकुलर एजेंट के वहाँ पे नाम लिख देते हैं कि आप उन्हीं से क्या करेंगे, बुकिंग करवाएंगे, तभी हम आपको क्या करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, अदरवाइज आपका जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको रीइंबर्स नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन है वो सीसीआई के पास केस फाइल करते हैं कि जो डीओई है ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है कॉम्पिटिशन एक्ट में। सीसीआई ने जब इस केस को समझा तो सीसीआई ने बताया कि पहली चीज, जब हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट एन एंटरप्राइज, क्योंकि वो एंटरप्राइज नहीं है तो आप केस लेके नहीं आ सकते। दूसरी चीज, जो आप बोल रहे हो कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया, तो इन्होंने जो मेमोरेंडम इशू किया है इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे इनका केस लेके नहीं आ सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 9, RH एग्रो प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस SBI, सीसीआई का डिसीजन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीसीआई ऑब्जर्व दैट अ बैंक एक्टिंग एज पर द रेमेडीज अवेलेबल टू इट अंडर SARFAESI एक्ट फॉर रिकवरी कैन नॉट बी टर्म्ड एज डोमिनेंट एंटिटी when it acts in accordance with the provision thereof, as it is acting in recovery of its fund money in order to mitigate losses in such transaction। यहाँ पे क्या होता है कि आप सभी ने SARFAESI एक्ट पढ़ा है, आप सभी को पता है कि जो बैंक्स हैं उनको बहुत अच्छी रेमेडी दी गई है SARFAESI एक्ट में
कि अगर किसी बैंक ने लोन दिया है, सिक्योरिटी अपने पास रखवाई है और कोई भी पर्सन लोन का रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं सारपीसी एक्ट में। अब एसबीआई ने भी यहाँ पे वही किया था, अपनी रेमेडी अवेल की थी एज पर सारपीसी एक्ट, पैसा रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपटीशन कमीशन के पास जाती है कि जो बैंक है वो क्या कर रही है, अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रही है। सीसीआई ने यहाँ पे बोला कि बैंक क्या कर रही है, अपनी रेमेडी अवेल कर रही है जो कि सारफेसी एक्ट में दी गई है फॉर रिकवरी। तो आप इसको डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना नहीं बोल सकते। तो इफ अ बैंक एक्टिंग एज पर द रेमेडी अवेलेबल टू इट अंडर सारफेसी एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ लोन, then it cannot be termed as dominant entity. नेक्स्ट केस है केस नंबर 10, सीसीआई वर्सेस भारती एयरटेल, सीसीआई का डिसीजन। द स्कोप ऑफ powers of the Competition Commission of India under Competition Act pertaining to telecom sector, that is in respect of the companies and telecom industry providing telecom services, the scope of the powers of the Telecom Regulatory Authority of India under the TRAI Act 1997। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंपनी है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो किसी भी अपने केस के लिए पहले ट्राई के पास जाएंगे या पहले सीसीआई के पास डायरेक्टली वो लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझाया गया कि कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री से केसेस होगा तो पहले ट्राई के पास जाएगा, ट्राई उसको एनालाइज करेगा, ट्राई उसको देखेगा कि अगर वो रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन एक्ट है, देन फिर वो क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे टू सीसीआई। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है तो पहले आप ट्राई के पास जाओ, ट्राई उसको देखेगा, अगर ट्राई खुद रिजॉल्व कर सकता है तो करेगा, अदरवाइज वो कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड है तो रेफर कर देगा टू सीसीआई। नेक्स्ट केस है केस नंबर 11, कर्नाटका फिल्म चैम्बर वर्सेस सीसीआई, कर्नाटका हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। बहुत सिंपल सी चीज, देखो क्या लिखा हुआ है, नो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट स्टैट्यूटरी कमीशन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स जुरिसडिक्शन। जब हम बात करते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन की, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन हम कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अगेंस्ट में पास नहीं करवा सकते, और सीसीआई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है तो उसके अगेंस्ट में रिट पास नहीं की जा सकती। बस इतना सा केस था। नेक्स्ट केस है केस नंबर 12, उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड वर्सेस सीसीआई, एनसीएलटी का डिसीजन था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपील अगेंस्ट सीसीआई ऑर्डर नॉट मेंटेनेबल इफ द ऑर्डर आर नॉट पास्ड अंडर सेक्शन स्पेसिफिकली एन्यूमरेटेड इन 53A ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। यहाँ पे हुआ क्या था, सीसीआई ने एक शो कॉज नोटिस दिया था। शो कॉज नोटिस क्या होता है, जहाँ पे अथॉरिटी आपसे पूछती है कि आप शो कॉज करो कि जो एक्शन हम आपके अगेंस्ट में लेने जा रहे हैं वो हम क्यों ना लें। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, इन्होंने इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी। तो एनसीएलटी ने यहाँ पे समझाया कि शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते। आप अपील तभी फाइल कर सकते हो जो 53A ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट में कवर हो, मतलब कि जहाँ पे फाइनल ऑर्डर आ गया हो वहां पे आप अपील कर सकते हो, लेकिन कोई भी शो कॉज नोटिस आया है उसमें आप अपील नहीं कर सकते। शो कॉज नोटिस क्या है, जहाँ पे उन्होंने आपसे रिप्लाई मांगा है, उन्होंने आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया है, कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, तो वहां पे आप अपील फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 13, सीएडीडी सिस्टम्स वर्सेस सीसीआई, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन। क्या लिखा हुआ है, द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल मेंबर डिड नॉट प्रेक्लूड सीसीआई फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स एडजुडिकेटरी फंक्शन अंटिल सच टाइम द जुडिशियल मेंबर वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हम सीसीआई की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पे जुडिशियल मेंबर होते हैं। अगर मान लो कभी जुडिशियल मेंबर की वैकेंसी हो जाती है, जुडिशियल मेंबर नहीं रहता है सीसीआई में, तो क्या कोई भी फंक्शन सीसीआई परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बोला गया, इवन इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल मेंबर्स, की सीसीआई की जो फंक्शनिंग होगी, सीसीआई की जो वर्किंग होगी वो वैलिड रहेगी भले जुडिशियल मेंबर का एब्सेंस हो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 14, सीसीआई वर्सेस जेसीबी इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या बात होती है कि कंपटीशन एक्ट में हम ये देखते हैं कि डीजी होता है, मतलब डायरेक्टर जनरल होता है। डायरेक्टर जनरल को हमने कुछ पावर्स दी हुई है। यहाँ पे केस ये होता है कि जो डायरेक्टर जनरल को पावर दी गई है कॉम्पिटिशन एक्ट में, वो सिर्फ सर्च करने की पावर है, कि डायरेक्टर जनरल जाएगा सर्च करेगा, लेकिन कोई भी चीज वहां से सीज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी डिसीजन जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमने डीजी को जो पावर दी है, वो जो सर्च की पावर दी है, उसमें सीजर की पावर भी क्या है, इंक्लूड है। क्योंकि अगर हम किसी अथॉरिटी को सर्च की पावर दे रहे हैं और हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप सीज नहीं कर सकते, तो सर्च का कुछ पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो जो सर्च की पावर दी है, जो सर्च के लिए ऑथराइजेशन दिया है, इंक्लूड्स ऑथराइजेशन ऑफ सीजर एज वेल। जो डायरेक्टर जनरल है उनके पास कॉम्पिटिशन एक्ट में सर्च इंक्लूडिंग सीजर की पावर है, क्योंकि सर्च करना
और कुछ भी सीज करके नहीं लेके आना तो फिर पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो अगर वो पर्सन को हमने सर्च की पावर दी है तो इट इंक्लूड्स पावर ऑफ सीजर। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनलेस द सीजर वर टू बी ऑथराइज अ मियर सर्च बाय इटसेल्फ विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 240A रीड विद सेक्शन 41(3) ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट डीजी वॉज ऑथराइज टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर। यही वही चीज बोली है कि सिर्फ हम सर्च की पावर दे दे और सीजर की पावर ना दे तो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा उसको इफेक्टिव करने के लिए, इसलिए सर्च इंक्लूड सीजन। और नेक्स्ट और लास्ट केस, केस नंबर 15, राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर्स लिमिटेड, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था। कंपटीशन एक्ट में जो सीसीआई है, जो डायरेक्टर जनरल है, वो डायरेक्शंस देते हैं, वो ऑर्डर पास करते हैं। उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। जो उन्होंने बताया है कि ये ऑर्डर है तो उनको आपको क्या करना है, कंप्लाई करना है। अगर कोई भी पर्सन उसको कंप्लाई करने में फेल होता है तो उस केस में इट वुड बी लीड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। जो भी ऑर्डर में लिखा है वो आपको कंप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर जो ऑर्डर सीसीआई और डीजी ने पास की उसको कोई कंप्लाई नहीं करता, वुड लीड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो उसके अगेंस्ट में क्या हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकती है। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।